Jai Hind dosto, welcome to the session for today. This is chapter 9 of class 11th. Again, very important chapter from examination perspective for CDS, NDA and CFF एग्जाम. अगर आपने रिसेंट CDS 2022 का पेपर देखा हो जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन था, सेम स्टेटमेंट्स हैव बीन पुट अप फ्रॉम दिस चैप्टर. काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ. एल्बिडो जैसी टर्म आपको यहाँ पर मिलेगी, टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी टर्म्स, और फिर आपको ये भी समझ आएगा अर्थ पे कैसे हीट होता है, हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच definitely define the climate of the place. So we know that we live at the bottom of the huge pile of air. So what we inhale and exhale, right? So what we feel the air when it is in motion. So you have already learned about the fact that earth is surrounded by air, जो कि हमने एटमॉस्फेयर पे बात कर चुके हैं. सो अर्थ की अगर आपको बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, और सन से जो एनर्जी आ रही है वो वापस रिटर्न बैक भी करती है फ्रॉम द सन, स्पेस में जाएगी सारी. सो अर्थ नीदर वार्म्स अप नॉर कूल्स over a period of time. Thus, the amount of energy received by different parts of the earth is not the same. पूरे अर्थ पे जो हीट रिसीव हो रही है वो बिल्कुल सेम नहीं है पूरे अर्थ पे, इट वेरीज, राइट. और जब वो वेरी करता है टेम्परेचर अलग जगह पर अलग अलग हीट एनर्जी पे, सो नेचुरली प्रेशर डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर थ्रू विंड्स. अल्टीमेटली विंड्स आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस रीजन ऑफ द अर्थ टू द अनदर. और इसी चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर में, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर अर्थ सरफेस. फिर अगले चैप्टर में हम विंड सिस्टम देखेंगे. आप सभी को पता, सूरज से जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनको रेडिएशंस कहते हैं. उसके लिए स्पेशली टर्म यूज़ किया जाता है, इंसोलेशन, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. एंड याद रखिएगा, जब सन से आ रही हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है. ये लिखा हुआ विच इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज इंसोलेशन. और आपको भी पता, अर्थ का शेप स्फेरिकल जैसे ऑब्लेट स्फेयर है जिसको हम ज्योइड कहते हैं. तो रेज कहीं पर भी स्ट्रेट तो कुछ जगह पर पड़ रही होगी, बाकी जगह पर स्लांटिंग पड़ रही होंगी. तो वहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वहीं पर होगी जहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही है. ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर. ये कोई फैक्ट्स याद नहीं करने. और आपको ये भी पता है एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन ईयर ड्यू टू. और सोलर रेडिएशन जब आ रही हैं तो वो वेरी करती हैं इन ईयर ड्यू टू. क्यों? क्योंकि साल में अगर आपको पता हो अर्थ ऐसे घूमता सूरज के आसपास, तो कहीं पर दूरी है कहीं पर पास है, तो इस कारण डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और सन वेरी करता है. तो जब रेवोल्यूशन हो रहा है, जब फारदेस्ट हो, जिसको आप एपीहीलियन कहते हैं, 4 जुलाई को, ये आपको बता चुका हूँ, एपी मीन्स अपार्ट, वहीं से याद हो जाएगा एपीहीलियन. और पास है तो उसको कह देंगे पेरीहीलियन. ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है. सो बाय द अर्थ ऑन 3 जनवरी, जो जब पास है तो रेडिएशन ज़्यादा होंगे, जब दूर है तो रेडिएशन कम रिसीव होंगे. बट अगर हम बात करें कि इस वेरिएशन का कोई प्रभाव पड़ता है, नो, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे इस अर्थ पे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो ये वेरिएशन हमें ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट डेली वेदर चेंजेस पे मिलता ही नहीं है. अब वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ सरफेस, आपको भी पता है साल में सीज़न 4 होते हैं, और उसके ठीक तो उस हिसाब से इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ इंसोलेशन भी वेरी करती है दिन में, सीजन में और साल में. द फैक्टर दैट कॉज द वेरिएशन इन द इंसोलेशन, नंबर 1 रोटेशन ऑफ अर्थ भी होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, द लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, और लैंड का कन्फिग्रेशन. आस्पेक्ट का मतलब होता है कौन सा हिस्सा जमीन का सूरज की तरफ पड़ रहा है, कुछ हिस्सा दूसरी तरफ होगा. अर्थ एक्सिस आपको भी पता है 66.5 डिग्री किसके साथ बनाता है, इसके साथ. ये जो वर्टिकल के साथ है वो 23.5 है, और 66.5 बनाता है विद द ऑर्बिट, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, एंड हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन. इसके कारण अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ वेरीज विद डिफरेंट लेटीट्यूड्स.
दूसरा फैक्टर दैट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज। पहला हमने देखा एंगल ऑफ अर्थ का इंक्लिनेशन एक्सिस पे, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड ऑफ प्लेस। हायर द लेटीट्यूड उतनी ही इंक्लिनेशन बढ़ती जाएगी। लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस, मतलब एंगल लेस होगा तो ट्रांसफ़र भी, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल होगा 90 डिग्री, जैसे जैसे आप जाओगे कम होता जाएगा। सो एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लांटिंग रेज। जब आप स्लांट रेज आ रही हैं दोस्त, अगर आप चेक करो तो ये काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा एरिया पे, यहाँ पर सीधी पड़ रही है तो सिर्फ इस एरिया पे, तो नेचुरली जब स्लांटिंग आ रही है तो हीट इफेक्ट विल बी लेस। So net energy received per unit area decreases. Moreover, the slant rays are required to pass through the great depth of atmosphere. और कितना एटमॉस्फेयर से पास करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, डिफ्यूजन होगा, जिस कारण हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर ऑन द अपर लेटीट्यूड विल बी लेस। तो जब एटमॉस्फेयर से ये सोलर रेडिएशंस जा रही हैं बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, जब ये रेडिएशंस अर्थ पे पहुंच रही हैं, विद इन द ट्रोपोस्फेयर आपको पता वाटर वेपर्स हैं, ओजोन है और गैसेज हैं जो मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ट्रोपोस्फेयर में जो स्कैटर भी कर देंगे विजिबल स्पेक्ट्रम को। रादर इसी स्कैटरिंग के कारण हमारा कलर को, स्काई का कलर ब्लू होता है, और इसी कारण हमारा सनराइज और सनसेट के टाइम द सन कलर इज रेड, दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपने ऑप्टिक्स में भी मेरे साथ पढ़ा होगा। नेक्स्ट स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस में मतलब कैसे, दो तरीके होते हैं साइंस में, एक टेम्पोरल होता है, एक टेम्पोरल मीन्स विद द टाइम, स्पेशियल मीन्स स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, समझ कैसे। इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज 320 इन द ट्रॉपिक्स टू 70, मतलब ज़्यादा रिसीव कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिक्स में। और अगर हम ट्रॉपिक्स में कंपैरिजन करें इक्वेटर के साथ तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होगा ओवर द सब ट्रॉपिकल एरिया डेजर्ट्स वेयर क्लाउडीनेस, क्योंकि यहाँ पर बादल कम होंगे, इक्वेटर पर क्लाउडीनेस होने के कारण इंसुलेशन रिसीव्ड विल बी लेस। जनरली एट द सेम लेटीट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन द ओशंस, और रादर अगर हम कंपेयर करें सेम लेटीट्यूड पर ज़मीन और पानी में, तो ज़मीन पे इंसुलेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। There are different ways of heating and cooling of the atmosphere. Earth, after being heated by insolation, transmits the heat to the atmospheric layers near to the earth in the long wave form. जब इंसुलेशन रिसीव हो रही हैं, they are traveling in the form of long wave form. The air in contact with the land gets heated slowly, and the upper layers in the contact layers also get heated. ये सभी को समझ, ज़मीन के साथ जो लगी हुई है वो स्लोली हीटेड अप होगी, और जो अपर लेयर्स हैं वो भी स्लोली गर्म होनी शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। द कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कॉलर बॉडीज विल बी देयर, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल द बॉडी अटेन द सेम पार्ट। तो हीटिंग ऑफ लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में कंडक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब ये दो लेयर्स आपस में कॉन्टैक्ट है, पहले ये गर्म हो रही क्योंकि इस पे पड़ रही हैं, फिर इसके साथ जैसे ही ये हवा गर्म होनी शुरू होगी, ऊपर की जो हवा वो भी इसके साथ कंडक्ट करेगी। राइजेस, एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, और ये राइड्स करनी शुरू कर देगी हवा, जिसको हम कह देते हैं करंट्स। ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बेसिकली कन्वेक्शन। जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू होगा तो भाई ऊपर हवा कन्वेक्शन करनी शुरू कर देगी। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज एडवेक्शन। ये पॉइंट भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में आएगा, इस लाइन को मार्क करिए। और फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आपको ये दोनों क्वेश्चन दिखाऊंगा, लूप वाला भी आया हुआ, ये भी। एडवेक्शन होता क्या, आपने देखा कि ट्रांसफर कंडक्शन से होता है। अब अगला, जब जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट, तो मिडिल लेटीट्यूड्स एरिया में हॉरिजॉन्टल ज़्यादा मूवमेंट ऑफ एयर की इंपॉर्टेंस है, ना कि ऊपर को जाता है उसको करंट कहते हैं, और उसको किस प्रोसेस को कहते हैं, कन्वेक्शन। एडवेक्शन होता है जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, राइट। और ये चीज़ हम बात करें, डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोंग मिडिल लेटीट्यूड्स में। मोस्ट ऑफ द डायर्नल डे एंड नाइट वेरिएशन एंड डेली वेदर आर कॉज्ड बाय
एडवेक्शन, मार्क करिए इस पॉइंट को, यही क्वेश्चन आ चुका है। और ट्रॉपिकल रीजन्स में नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर जब लू चलती है वो भी एक एडवेक्शन का आउटकम है। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करें, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म्स। ठीक है जी, जो अर्थ इंसुलेशन आती है मैंने आपको पहले ही बताया वो शॉर्ट वेव में होती है और वो हीट अप इट्स सरफेस। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ, जब ये खुद ही हीट हो गया तो ये भी रेडिएट करेगा, ये वापस रेस छोड़ेगा, उसको हम लॉन्ग वेव कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो ऑल्सो, जो एटमॉस्फेयर अर्थ का इसको भी गर्म करना शुरू करेगा। इसको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि ज़मीन जब वापस रेडिएट कर रही है। द लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर की गैसेस और इससे क्या होगा, गर्मी होगी अर्थ पे। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते थे, जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस indirectly heated by Earth's radiations. The atmosphere in turn radiates and transmits heat to the space. तो वापस एटमॉस्फेयर जब गर्म हो गया तो ये वापस स्पेस में। फाइनली द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस, देयर बाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड दिस थिंग। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर कि क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और ये क्या चीज़ें हैं। अगला, हीट बजट, इस पे अभी तक वैसे क्वेश्चन नहीं, बट एक समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग वेरी बेसिक। तो अर्थ एज अ होल को एक सिस्टम माना, डज नॉट एक्यूमुलेट, ना तो वो एक्यूमुलेट करता ना लूज हीट, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर, और वो उसी तरह कर सकता है अगर अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन उतना ही वापस जा रहा हो, तभी वो मेंटेन हो रहा होगा। द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%, पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब। नेचुरली एटमॉस्फेयर से कुछ वापस होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ स्कैटर होगी। द रिमेनिंग पार्ट रीचेज द अर्थ सरफेस, रफली 35 units are reflecting back to the space even before reaching the earth surface. 27 units are reflected from the top of the clouds and 2 units from the snow and ice covered areas of this thing. So this reflected amount of radiation को क्या कहते हैं, एल्बिडो, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो रिमेनिंग 65 जो हैं वो एब्जॉर्ब और 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर, 51 यूनिट्स अर्थ रेडिएट्स बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो जितना भी है इसको बेस्ट समझने का तरीका ये, तो अर्थ नीदर वार्म्स नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। जब सूरज से किरणें आ रही हैं जी 100%, तो इसका सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो है स्कैटर कर रहा है टू स्पेस 6%, फिर रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड्स, जो स्पेस है क्लाउड्स द्वारा 27 और 2, ये सभी को क्लियर है। और कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही होंगी, वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है +14, कुछ ज़मीन एब्जॉर्ब कर रही है जो डायरेक्ट आ रही है, और कुछ एब्जॉर्ब कर रही है। ये अगर आप टोटल करो, ये टोटल आपको पूरा 100 मिलेगा। 27 और ये 8 हो गए 35, 35 और ये 14 और 34 हो गए 48 + 17, तो ये पूरा 100 हो गया। तो ये हमने बताया कि सन से रेज कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब लेकिन अर्थ से वापस जा रही है तो एक तो रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ जा रही है 6 स्पेस में, -617 टू द एटमॉस्फेयर, ये तो टर्बुलेंस एंड एटमॉस्फेयर के ये कन्वेक्शन, ये चीज़ तो अल्टीमेटली हीट बैलेंस है भाई। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा तो आने नहीं वाले। हाँ, आईएएस का मेंस होता तो ये पूरा हीट बजट कई बार पूछा हुआ है, और वो भी पहले टाइम पे। अपने को एल्बिडो टर्म का मतलब समझ आना चाहिए, जितनी रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट बैक जब हो रही हैं उसको एल्बिडो, परसेंटेज ऑफ द रेज विच आर रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज बेसिकली एल्बिडो। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है फ्रेश स्नो का। नेक्स्ट आइए, वेरिएशन इन हीट बजट एट द अर्थ सरफेस। वेरिएशन होगा अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड, आपको भी पता अर्थ पे सेम रेडिएशंस तो नहीं पहुंचती, अलग अलग है जी। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन while the other part has deficit. This depicts the latitudinal variation in the net radiation balance of the earth. The surplus of net radiation balance between 40° north and 50° south, क्लियर है जी, वो नेट होगा क्योंकि सूरज की रेज यहाँ पर ज़्यादा पहुँच रही है।
और द रीजन्स नियर द पोल्स उसमें डेफिसिट होगा। डेफिसिट मतलब कमी और सरप्लस मतलब एक्सेसिव। फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, और ये ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ कैसे होगा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट, हाई लेटीट्यूड्स गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेसिव डेफिसिट। ये गर्म हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आ रही है 40 डिग्री ट्रॉपिकल्स में, और पोलर रीजन में हीट एनर्जी आ नहीं रही है, ठंडे हो जाएंगे। अब टेम्परेचर का अगर आप यही चीज़ चेक करो, ये बताया गया यहाँ पे, दिस इज सोलर रेडिएशन सरप्लस है, और इस तरफ डेफिसिट है। अब अगर टेम्परेचर की बात करें, द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस क्रिएट्स अ हीट विच इज टर्म्ड इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। Heat represents the molecular movement of particles comprising a substance. The temperature is the measurement in terms of degrees of low hood. Factors controlling temperature distribution. The temperature of air at any place is influenced by number 1. किसी भी जगह का टेम्परेचर लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है। नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे आप हाई लेटीट्यूड में जाओगे ठंडा होगा। दूसरा ऑल्टीट्यूड पे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडा होना शुरू होगा। तीसरा सी से दूरी होगी तो गर्म होगा, सी के पास होगा तो मॉडरेटिंग इफेक्ट भी आएगा। तीसरा एयर मास सर्कुलेशन, एयर मास का कंसेप्ट भी आगे आने वाले चैप्टर में आएगा। तो वो जो दो एयर मासेस आपस में मिलेंगे उससे क्या होगा। इवन ओशन करंट्स के भी मिलने से होगा। और लोकल आस्पेक्ट्स, यहाँ पे ये लैटिट्यूड को ही बताया कि इंसुलेशन रिसीव्ड टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो जितना वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी आप जैसे जैसे अब ऊपर जाओगे ठंडा होता जाएगा। 6.5 डिग्री चेंज करता है पर किलोमीटर, और इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी समझ आता है कि भाई समुंदर से फासला कितना, उससे कितना प्रभाव पड़ता है। लैंड हीट्स अप, कूल्स डाउन क्विकली। द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड। सिचुएशन द सी कम अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड लैंड। एयर मास और करंट का भी काफ़ी होता है इंप्रेशन। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो वो अंडरस्टूड करते हैं बाय टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जनवरी और जुलाई में, क्योंकि जनवरी सबसे ठंडा महीना, जुलाई सबसे गर्म महीना। और ये हमने आइसोथर्म से उसको एक्सप्लेन किया। आइसोथर्म क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर ऑन मैप। आइसो बार होता है सेम प्रेशर को ज्वाइन करने वाला। आइसो हाइट होता है सेम रेनफॉल वाले प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला। आइसो हाइट, ये भी याद रखिएगा। सो इन जनरल द इफेक्ट ऑफ लेटीट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप। आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू लेटीट्यूड। नॉर्मली आप देखोगे आइसोथर्म्स पैरेलल होगी, क्योंकि लेटीट्यूड से ही तो टेम्परेचर वेरी करता है। लेकिन अगर डेविएशन हो रहा है, ये पैरेलल नहीं हो रहा, वो ज़्यादातर आपको जनवरी के महीने में मिलेगा। और वो कब? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि उस समय ठंड होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़मीन भी बहुत ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू सदर्न हेमिस्फीयर। इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड द ओशन करंट्स आर वेल प्रोनाउंस्ड। तो मतलब वेरिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों में क्यों होगा? क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और उसके कारण कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ over the ocean and to the south over the continent. आइसोथर्म्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे ओवर द ओशन, और साउथ की तरफ करेंगे इन द कॉन्टिनेंट। और ये आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखो, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स लाइक गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक वार्मर। उसके कारण एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ over the land temperature decreases sharply and the isotherms bend towards south in Europe. तो यही साइबेरियन प्लेन में भी ऐसा दिखेगा। द इफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आइसोथर्म्स आर ज़्यादातर पैरेलल ही होंगे लेटीट्यूड पे, क्योंकि ज़मीन तो है नहीं, तो एक सेम टेम्परेचर बना रहेगा। इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इन जुलाई आइसोथर्म्स रन पैरेलल टू द लेटीट्यूड। ये चीज़ भी याद रखेगा। इक्वेटोरियल ओशंस, ये देखिए ये नॉर्थवर्ड हो रहे हैं सारे, आइसोथर्म्स हैं, दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्पेशली इन द वेयर जहाँ पर कोस्टल एरियाज हैं और ज़मीन का इंट्रैक्शन है।
सदर्न हेमिस्फीयर में दे आर मोर पैरेलल, जुलाई के मंथ में दे आर मोर और लेस मोर पैरेलल। और ये दिख भी रहा आपको ऊपर में भी नीचे में भी, यही डायग्राम्स ही आपको समझा देंगे। और रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई तो वो वेरी करता है। और द लैंड मोर देन 30 डिग्री is noticed in the subtropical continental region of Asia and along the 30-degree north latitudes. Along the 40-degree north runs the isotherm of 10 degree, along the 40-degree south is 10 degree. The range of temperature between January and July, the highest range of temperature is normally more than 60 degree on the northeastern part of Eurasian continent. This is due to continentality. क्योंकि आसपास कोई समुद्र नहीं है, बीच में कॉन्टिनेंट, इस कारण। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस कारण ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने भी पड़ेंगे। तो रेंज बताइए और यहाँ पर बताया गया मोर देन 60 डिग्री है। रेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और वो कहाँ पर आपको मिल रहा है, बिटवीन दिस पार्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। अब आता है जो इस बारी पेपर में, मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चंस भी इस बार आ सकते हैं। इज नोटिस्ड इन द 30 डिग्री लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ एशिया along the 30 degree north and along the 40 degree runs the isotherm of 10 डिग्री। वो सेम ही है 40 डिग्री के आसपास, ऊपर भी नीचे भी। अब आइए ज़रा टेम्परेचर इन्वर्जन टर्म। मैंने ये आपको पहले भी समझाया हुआ। नॉर्मली क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में आपने देखा था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि टेम्परेचर ऊपर जाते समय गिरे ना, बढ़ते जाए, तो उस चीज़ को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया जी। नॉर्मली तो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, वही ट्रोपोस्फीयर में होता था, उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। बट अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, बट क्वाइट कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब सर्दियों की रात होगी लंबी, क्लियर स्काई स्टिल, एयर स्टिल, ये एक आइडियल कंडीशंस है फॉर इन्वर्जन। The heat of the day is radiated off during the night and by early morning hours the earth is cooler than the air above. जब सर्दियाँ होती है, आपने भी देखा सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, सुबह 3-4 बजे तो ज़मीन बहुत ठंडी हो चुकी होती है। और जब ये ठंडी है तो भाई स्लोली स्लोली ये ऊपर की लेयर भी ठंडी होगी, लेकिन ऊपर टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा, ज़मीन सबसे ज़्यादा ठंडी है। तो जैसे जैसे आप ऊपर देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और पोलर एरियाज़ में ये तो पूरा साल नॉर्मली थ्रू द ईयर होता रहता है, क्योंकि ज़मीन में ठंड है, बिल्कुल बर्फ़ है। जब आएगी हीट तो ये हवा को गर्म कर देगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर आपको समझ आ गया जी इन्वर्जन का मीनिंग, और इससे जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म, ये तो एग्री करते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर जाओगे गर्म होता जाएगा, राइट। तो दोस्त, जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा तो नीचे ठंडा, तो नीचे ठंडा मीन्स हाई प्रेशर नीचे, ऊपर लो प्रेशर। और जब भी बैरोमीटर की रीडिंग हाई प्रेशर हो तो इसका मतलब होता है काम वेदर, स्टेबल एटमॉस्फेयर, ये भी याद रखिएगा जी। तो नीचे ठंडा, नीचे हवा दबती जाएगी, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेडिंग हॉरिजॉन्टली टू द लोअर स्ट्रेटा। Dense fogs in the morning are common occurrences during the winter season. The inversion commonly lasts for few hours until the sun comes up and brings to the warm the earth. ये जो फॉग होती है वो एक उदाहरण इसी का ही है, क्योंकि फॉग बनती सर्दियों में क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ, नीचे जो है डेंस फॉग होगी, ऊपर गर्म होगा। नॉर्मली हिल्स में तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हवा के कारण ही। जब ऐसा है, होना तो चाहिए आइडियली ठंडा, लेकिन जब ठंडी हवा नीचे बैठ जाए और गर्म हवा ऊपर आ जाए तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। द कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड द माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट, जो ठंडी हवा रात को होती है
flows under the influence of gravity, acts almost like water, and moves down the slope to pile. And this is what we call it as air drainage. It protects the plants from frost damage, क्योंकि ये जब नीचे जानी शुरू हो जाएगी तो फ्रॉस्ट डैमेज से बचाएगी. आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर. प्लैंक्स लॉ भी एक हॉटर बॉडी उतना ही एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगी एंड शॉर्टर वेवलेंथ होगी, क्योंकि जब किसी में एनर्जी ज़्यादा होती है तो याद रखें वेवलेंथ कम होती है. हम डिस्कस भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन कलर. अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस इन दिस सेशंस. राइट, नेक्स्ट चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी डिटेल में हमने हर चीज़ समझी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो. एक और चीज़, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, तो ये लगा सकते हैं कोड प्रतीक तक्षशिला. एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, डेफिनेटली यू कैन जॉइन तक्षशिला क्लासेस इन चंडीगढ़. ये कोड लगा के आप ऑफ ले सकते हैं. और आज का जो वर्ड है, एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड विच आई नीड टू डिस्कस. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एपैथी एंड एंटीपैथी. एपैथी होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. एंटीपैथी होता है फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, दुश्मनी की भावना. जैसे हमने पढ़ा हुआ है एक बारी सिंपैथी और एम्पैथी. सिंपैथी किसी का दुख है तो उसको उसके साथ शोक प्रकट करना. एम्पैथी उसके दुख को अपने तक ले के सोचना, उससे फर्दर डिग्री ऑफ उसकी फीलिंग समझना, उसको कहते हैं एम्पैथी. बेसिकली ये रूट वर्ड है पैथी, एंड पैथी मीन्स फीलिंग. वहीं से वर्ड आते हैं सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी, एंटीपैथी. आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.